जी। तो ये प्रीवियसली जो था वो थ्रेटेड मिसकैरेज के अंदर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23, थ्रेटेड मिसकैरेज एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट। तो हम लोगों ने इसमें हेलो, स्लाइड विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ओके, ठीक है। तो फॉलिक एसिड हमने देना है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन आप कई जगहों पे कहते हैं कि आप प्रोजेस्टेरॉन दे सकते हैं, लेकिन अभी आपने प्रोजेस्टेरॉन को नहीं करना, बल्कि फॉलिक एसिड ही ठीक है। प्रीवियसली यही चल रहा है। पेशेंट विद 6 weeks of amenorrhea presented with pain and vaginal bleeding. Beta HCG is 200 international unit with no intrauterine gestational sac on vaginal scan. On examination fornix tenderness investigation, tender है fornices और investigation of choice क्या है हमारे पास, यानी कि बेस्ट इन्वेस्टिगेशन आप किससे बना सकते हैं? 6 weeks है ना, बीटा HCG भी कम है और कोई आपको स्कैन के ऊपर इंट्रायूटेराइन सैक नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम क्या देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कोई एक्टोपिक, या बेसिकली ये क्या है, केस किस चीज का है, प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन का। तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज लेप्रोस्कोपी। Patient came with left-sided abdominal pain, LMP 5 weeks back, and mass felt on the left side. Cervical excitation भी positive है, so this can be ectopic pregnancy. Patient with ectopic pregnancy and she is vitally stable. Ultrasound shows sac of 3 centimeter with no fetal pole. Beta HCG 980 international unit per liter. What to do? हाँ जी, 3 सेंटीमीटर का सैक है, कोई फीटल पोल नहीं है और बीटा HCG भी 980 है। अब क्या करें जी? अब मीथोट्रेक्सेट और वाइटली भी स्टेबल है। मीथोट्रेक्सेट हम इसको वो क्यों नहीं देते, कंजर्वेटिव क्यों नहीं रखते, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्यों नहीं करते इसकी? मैम जब एक्टोपिक मतलब डायग्नोज हो गया तो तब हम उसको एक्सपेक्टेंट क्यों रखेंगे? हाँ नहीं नहीं, एक्टोपिक के अंदर एक्सपेक्टेंट का क्राइटेरिया है ना, आप एक्सपेक्टेंट रख सकते हैं, वो खुद ही स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक्टोपिक के अंदर इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि उसके अंदर मास जो है ना वो 3 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। बाकी तो सारी चीजें इसकी फुलफिल हो रही हैं। एक्सपेक्ट अगर आप अपना ड्यूहर्स देखें, उसमें 594 पेज नंबर है और उसमें लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट इज एन ऑप्शन इफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट। फॉलोइंग क्या चीजें हैं? देयर इज कंक्लूसिव अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपके पास कंक्लूसिव डायग्नोसिस बनी हुई हो, क्लिनिकली पेशेंट स्टेबल हो, नो और मिनिमल एब्डोमिनल पेन हो, no evidence of significant hemoperitoneum on ultrasound scan, or ectopic pregnancy measuring less than 3 centimeter in mean diameter with no evidence of embryonic cardiac activity on ultrasound scan, और क्वांटिटेटिव बीटा HCG जो है वो लेस देन 1500 हो। तो इसके अंदर बाकी सारा चीज क्राइटेरिया पूरा उतर रहा है सवाए सैक के। सैक इज 3 सेंटीमीटर, सो 3 सेंटीमीटर इज फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर 3 सेंटीमीटर से कम का होता तो फिर हम बाकी सब चीजें ठीक है इसमें। वाइटली भी पेशेंट स्टेबल है, कोई फीटल पोल है ही नहीं है, तो कार्डियक एक्टिविटी की तो कोई बात ही नहीं है और बीटा HCG भी हमारे पास कम है। तो ये जो क्राइटेरिया ये आपने बार बार रिवाइज करना है ताकि इसमें भी कोई गलती ना हो। ये बड़े अच्छे इसके सवाल आते हैं, ये जो अर्ली प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के क्वेश्चंस है ना, सवाए मिसकैरेज में 2-3 चीजें कंफ्यूज करती हैं, बाकी बिल्कुल डिट्टो ये सवाल है, ये इनमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्राइटेरिया अच्छे से याद करें। इसी तरह से मोलर प्रेगनेंसी की कीमोथेरेपी की इंडिकेशंस अच्छे से याद करें, बल्कि इन चीजों को रोजाना ही रिवाइज कर लिया करें। और जो स्कोरिंग वाला टेबल है उसको याद करना है, इंडिकेशन वाले टेबल को याद करना है आपने,
और 2-3 सवाल इसके और भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे पार्शियल मोल क्या होता है, और पार्शियल मोल का क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, और कंप्लीट का नंबर क्या होता है। इस तरह के भी 2-3 सवाल हैं, वो भी हम करते हैं, तो ये इसमें कोई गलती नहीं करनी है। और भी एक टॉपिक के भी कुछ और सवाल हैं कि मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या हो सकता है, मोस्ट जैसे प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन की बात आ गई, ठीक है, और उसमें हम कौन सा टेस्ट करेंगे, इस तरह की चीजें। ओके, फॉलो अप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। फॉलो अप कैसे करना है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में? अगर आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी को फॉलो कर रहे हैं तो आपने उसको कैसे उसको फर्दर आगे फॉलो करना है। आपने बीटा एचसीजी ट्वाइस वीकली until beta HCG fall 50%, then beta HCG and TVS weekly till beta HCG less than 20 इंटरनेशनल यूनिट। कहीं पर 20 है और कहीं पर 15 इंटरनेशनल यूनिट लिखा हुआ था, ठीक है। तो यानी कि अगर 48 आवरली भी कह दें तब भी ठीक है। तो आपने क्या करना है, बीटा एचसीजी को हर 48 आवर्स के बाद करना है, या फिर ट्वाइस वीकली करना है, और उसके बाद फिर अपनी वीकली करना है टिल अल्ट्रासाउंड भी और बीटा एचसीजी भी, कि बीटा एचसीजी कम हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, ये था एक्सपेक्टेंट के बाद, ये फॉलोअप है एक्सपेक्टेंट का। और जो मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद फॉलोअप है वो किस तरह से है? आफ्टर 7 डेज हम बीटा एचसीजी करवाते हैं, जिसमें 7 डेज, 15 to बिटवीन 4 and 7 डे, 4 उसमें and 4 और 7 7 डे के दरमियान में या 7 डेज के बाद उसमें आपने बीटा एचसीजी करवाना होता है, और ठीक है। और उसके अंदर फिर हम आगे नेक्स्ट क्या करते हैं कि अगर बीटा एचसीजी 15% से कम हुआ है तो क्या करना होता है, और अगर 15% कम हो जाता है, फॉल हो जाता है बीटा एचसीजी बिटवीन 4 and 7 डे आफ्टर इंजेक्शन मीथोट्रेक्सेट, तो क्या करना होता है जी। जी जी बताएं, कुछ भी बता दें, बस बता दें। अगर फॉल हो रहा है बीटा एचसीजी तो मैम ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो फिर हम फिर से मीथोट्रेक्सेट देंगे। यस बिल्कुल सही। अगर तो 15% उसका कम हो गया बीटा एचसीजी तो फिर तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसका 15% कम नहीं हुआ तो हमने उसको दोबारा इंजेक्शन लगा देना है मीथोट्रेक्सेट का। और कितना % चांस होता है, ये पेज नंबर है हमारे पास 593 ड्यू हर्ट्स का, ठीक है। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि बीटा मीथोट्रेक्सेट इज टू बी गिवन टू द वुमेन विद ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। डोज कितनी देते हैं हम, 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर देते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना होता है इसका। और पेशेंट वैसे आपको पता है कि उसका क्राइटेरिया क्या है जी, दोबारा रिवाइज करें जी क्राइटेरिया जल्दी से क्विकली, कि क्या क्राइटेरिया था, हम कब दे सकते हैं मीथोट्रेक्सेट। अभी हमने रिवाइज किया है जी मैम, ये 3 सेंटीमीटर से ज्यादा हो सेक तब, और उसके अलावा 1500 से अबो बीटा एचसीजी हो, नहीं, वाइटली स्टेबल हो। 35 35 3.5 सेंटीमीटर से कम हो सैक का साइज, और वाइटली स्टेबल हो पेशेंट, और कोई सिग्निफिकेंट हीमोपेरिटोनियम ना हो उसके अंदर, और कार्डिक एक्टिविटी भी एब्सेंट हो, और बीटा एचसीजी जो है वो आइडियली तो 1500 से कम हो, लेकिन 1500 और 5000 के दरमियान भी हम इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें होगी, पेशेंट वाइटली स्टेबल, उसका सैक साइज 35 mm या फिर 3.5 सेंटीमीटर से कम,
उसका बीटा HCG 1500 से कम, लेकिन हम लोग कहीं पर 1500 और 5000 के दरमियान पर भी मीथोट्रेक्सेट दे सकते हैं इन इंडिविजुअलाइज केसेस। और उसके अलावा मैंने आपको कहा कोई सिग्निफिकेंट हीमोपेरिटोनियम ना हो और कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट हो। ठीक है, तो आपने मीथोट्रेक्सेट देना है और कितना देना है, 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर देना है। और आपने उसका फॉलो अप किस तरह से करना है, आपने बीटा HCG करना है 4 और 7 डे के दरमियान में, और उसको फॉल होना चाहिए मोर देन 15%। अगर वो 15% फॉल नहीं करता तो हम इंजेक्शन रिपीट करेंगे सेकंड डोज। और कितने परसेंट पेशेंट्स होते हैं जिनको सेकंड डोज की जरूरत पड़ती है, वो है 25% जिनको सेकंड डोज लेना पड़ जाती है। ठीक है, ओके। पेशेंट एट 6 वीक्स विद माइल्ड PV ब्लीडिंग, UPT पॉजिटिव है। नहीं, ये नहीं, हम 28 करना था ना हमने, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 28 में क्या है जी, पेशेंट विद 6 वीक्स एमेनोरिया, UPT पॉजिटिव, प्रेजेंटेड विद माइल्ड लोअर एब्डोमिनल पेन एंड PV स्पॉटिंग। TVS shows thickened endometrium with ill-defined mass along with echogenic rim within the ovary, जिसे हम डोनट साइन कहते हैं। और बीटा HCG उसका क्या है 2050। What is the next appropriate step? अब ये क्राइटेरिया क्या पूरा हो रहा है इसमें, 6 वीक्स पे तो चलो छोड़ दें, UPT पॉजिटिव है, माइल्ड लोअर एब्डोमिनल पेन है, यानी कि सिग्निफिकेंट या सीवियर पेन नहीं है, और PV स्पॉटिंग है उसको, और TVS के ऊपर थिकन एंडोमेट्रियम है, इल डिफाइंड मास है, इकोजेनिक रिम विद इन ओवरी। अच्छा, उसका मास है, बाकी उन्होंने इकोजेनिक रिम ओवरी में बताया है, ये तो ओवरी में बताया इन्होंने। इसका मतलब क्या हुआ, कि ओवेरियन है। यस मैम। ये ऑप्शंस ये वाली हैं, और ट्रीटमेंट वैसे ओवेरियन लिखा हुआ है। ओवेरियन में हो तो फिर हमने क्या करना होता है, फिर तो हम क्या करते हैं, आप बताएं। फिर तो हम ओवरी को नहीं बचा सकते ना, अगर ओवरी में है। लेकिन इसमें मैम सिम्टम्स वगैरह भी ज्यादा हो तो, इसको अभी माइल्ड लोअर एब्डोमिनल पेन है। अच्छा, ये जो है पेज नंबर 377 शॉज का, ठीक है, शॉज का है पेज नंबर 377। इसमें वो लिखते हैं कि ओवेरियन जो अगर आपके पास प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें ट्रीटमेंट इज treatment consists of resection of the trophoblast from the ovary and preserving as much ovarian tissue as possible. Salpingo-oophorectomy is rarely necessary. Persistent trophoblast can be treated with systemic methotrexate. ठीक है, और systemic methotrexate as a primary treatment has also been used successfully. ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप ट्रायल ले सकते हैं। पहले उन्होंने ये कहा है कि आप जितना ओवेरियन टिश्यू बचा सकते हैं वो बचा के बाकी आप कर लें, और सेकंड उन्होंने ऑप्शन ये दिया कि जो रेजिडुअल टिश्यू बच गया उसके लिए आप सिस्टेमिक मेथोट्रेक्सेट दे दें, और फिर उन्होंने ये कहा है कि आप सिस्टेमिक मेथोट्रेक्सेट को एज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं। सक्सेसफुली वो भी यूज हुई है। ठीक है, इसका मतलब है कि सिस्टेमिक मेथोट्रेक्सेट की ऑप्शन ली जा सकती है यहाँ पर। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है ओवेरियन प्रेगनेंसी को डायग्नोज करने का? स्पीगलबर्ग साइन एक है, स्पीगलबर्ग क्राइटेरिया है, ये क्लासिकल क्राइटेरिया फॉर द ओवेरियन प्रेगनेंसी। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, गेस्टेशनल सैक मस्ट ऑक्यूपाई अ पोर्शन ऑफ द ओवरी, एक चीज। नंबर 2 इज गेस्टेशनल सैक मस्ट बी कनेक्टेड टू द यूट्रस बाय द ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, और ओवेरियन टिश्यू मस्ट बी आइडेंटिफाइड इन द वॉल ऑफ द सैक।
and fallopian tube on the affected side of the pelvis must be intact. ठीक है, ये क्राइटेरिया स्पीगल बर्ग क्राइटेरिया फॉर डायग्नोजिंग ओवेरियन प्रेगनेंसी। ठीक हो गया। एक स्पोरोस क्राइटेरिया किया था हमने एपीएलएस का, और एक स्पीगल बर्ग क्राइटेरिया किया है ओवेरियन प्रेगनेंसी को डायग्नोज करने का, और एक चीज हमने किया इसकी ट्रीटमेंट। इसका पेज नंबर बताइएगा। किसका? शॉस का? शॉस का क्राइटेरिया नहीं, क्राइटेरिया मैंने आपको शॉस से नहीं बताया। शॉस, हाँ नहीं, शॉस में भी लिखा हुआ है, ठीक है, शॉस में भी लिखा हुआ है, 377 है पेज। इसमें क्राइटेरिया भी है, साथ में ट्रीटमेंट भी है। ओके, patient 29 है कि patient came at 6 weeks with mild PV bleeding, UPT positive, and she had previous lower segment cesarean section for preterm breach, cervical canal and upper cervical canal and upper segment empty, gestational sac seen near lower segment, negative sliding sign। तो diagnosis क्या हो सकती है? C-section scar pregnancy। है ना सीजर का। आसान हो रही है, 1 मिनट जरा चाहिए। नहीं। अच्छा एक बात, अभी हमने ये पढ़ी है सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 29 को दोबारा रीड करें कि पेशेंट केम एट 6 वीक्स विद माइल्ड पीवी ब्लीडिंग, ठीक है, यूपीटी पॉजिटिव है, प्रीवियस लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन उसका हुआ था प्रीटर्म ब्रीच के लिए, और सर्वाइकल कैनाल एंड अपर सेगमेंट एम्प्टी, ठीक है, गेस्टेशनल सैग सीन नियर द लोअर सेगमेंट स्लाइडिंग साइन जो है वो नेगेटिव है। अच्छा, अब ये एक सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है और सिजेरियन सेक्शन एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पर आता है? यूट्राइन कैविटी दोनों में एम्प्टी होगी,
यकीनन उसमें सर्वाइकल केनाल जो है ना, यहाँ पर जैसे इन्होंने एम्प्टी लिखा है सर्वाइकल केनाल, तो सर्वाइकल केनाल उसमें एम्प्टी नहीं होगी, उसमें सर्वाइकल केनाल आपको मिलेगी बैरल शेप। ठीक है, बैरल शेप सर्वाइकल केनाल होगी। और जो लोकेशन है गेस्टेशनल सैक की, इसके अंदर सिजेरियन सेक्शन वाले के अंदर तकरीबन एट द लेवल ऑफ इंटरनल ऑस होता है, एंटीरियरली लोकेट करेगी प्रेगनेंसी और एट द लेवल ऑफ इंटरनल ऑस। और जो सर्वाइकल केनाल वाली प्रेगनेंसी होगी उसके अंदर बिलो द लेवल ऑफ इंटरनल ऑस होगा। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। और जो स्लाइडिंग साइन है ये दोनों में ही नेगेटिव होता है, सर्वाइकल केनाल वाली में भी एब्सेंट होगा और सिजेरियन स्कार की प्रेगनेंसी में भी एब्सेंट होगा। डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया, दो चीजें याद रखनी है, एक तो इसमें बैरल शेप्ड होगी सर्विक्स सर्वाइकल प्रेगनेंसी में, और नंबर 2 बिलो द लेवल ऑफ इंटरनल लॉस होगी, दो चीजें। और जो सिजेरियन स्कार की प्रेगनेंसी है उसके अंदर सर्वाइकल केनाल जैसे यहाँ पर उन्होंने आपको एम्प्टी दी दी, और इसमें होगा ये एट द लेवल ऑफ इंटरनल लॉस या फिर उससे अबव हो सकती है थोड़ा। तो ये इसको फिर हम कहेंगे कि ये सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी है। ये याद रखना है। ये जो मैंने आपको बताया है बैरल शेप और ये फलाना फलाना की सारी बातें ये लिखी हुई हैं जो आप आरसीओजी की गाइडलाइंस हैं 2016 की। ठीक है, उसमें ये चीज है। अच्छा, एक और बात भी सुन लें कि स्लाइडिंग साइन होता क्या है। स्लाइडिंग साइन बेसिकली क्या है कि इसमें सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द मिसकैरेजेस दैट आर विद इन द सर्वाइकल केनाल। किससे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं स्लाइडिंग साइन में, साइन को, कि ऐसा तो नहीं है कि ये सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं बल्कि कोई मिसकैरेज है रूटीन का जो कि अब सर्वाइकल केनाल में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर तो ये मिसकैरेज है और सर्वाइकल केनाल में प्रेजेंट है तो क्या होगा, उसमें स्लाइडिंग साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसको हम किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं स्लाइडिंग साइन के जरिए, रूटीन के इनकम्प्लीट मिसकैरेज या फिर जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो वैसे मिसकैरेज होते हुए आप केनाल के अंदर पड़े हुए हैं, तो उसको हमने केनाल सर्वाइकल प्रेगनेंसी से रूल आउट डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, वो हम स्लाइडिंग साइन पे करेंगे। और उसमें हम करते क्या है कि प्रेशर अप्लाई करते हैं टू द सर्विक्स यूजिंग द प्रोब। ठीक है, तो मिसकैरेज में क्या होगा कि गेस्टेशनल सैक स्लाइड करेगा अगेंस्ट द एंडोसर्वाइकल केनाल। ठीक है, बट इट डज नॉट इन एन इम्प्लांटेड सर्वाइकल प्रेगनेंसी। ठीक हो गया, समझ आ गई? हेलो, यस मैम। मैम ये जो आपने एक सर्वाइकल एक्टोपिक के जो दो बताए थे ना अभी, वो रिपीट कर दें। वैसे गाइडलाइन में 5 लिखे हुए हैं पॉइंट्स सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, जिसमें 5 पॉइंट्स में क्या है कि एम्प्टी यूट्राइन कैविटी, बैरल शेप्ड सर्विक्स, गेस्टेशनल सैक प्रेजेंट बिलो द लेवल ऑफ द इंटरनल सर्वाइकल ऑस एंड द एब्सेंस ऑफ द स्लाइडिंग साइन, ब्लड फ्लो अराउंड द गेस्टेशनल सैक यूजिंग कलर डॉपलर। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स है, लेकिन जो 2 याद रखने वाले पॉइंट्स हैं वो ये हैं। देखिए, यूट्राइन कैविटी तो सब में एम्प्टी होगी, ठीक हो गया। बैरल शेप्ड सर्विक्स एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो सैक है वो बिलो द लेवल ऑफ इंटरनल लॉस है। सैक इज बिलो द लेवल ऑफ इंटरनल लॉस। तो जब भी सैक आपका बिलो द लेवल ऑफ इंटरनल लॉस पड़ा होगा तो हमारे जहन में ये बात भी आएगी कि ये इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी थी जो अबॉर्ट हो रही है और अब ये यहाँ पड़ा है। तो जब आप अल्ट्रासाउंड करते हुए प्रोब के साथ प्रेशर डालेंगे उसके ऊपर तो वो स्लाइड नहीं करेगी क्योंकि वो वहां पर इम्प्लांट हुई हुई है। लेकिन अगर वो मिसकैरेज हो रही है और वहां से सिर्फ गुजर रही है तो फिर वो स्लाइड करेगी। ठीक है, तो स्लाइडिंग साइन पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि दिस इज अ मिसकैरेज या प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। ठीक हो गया। और सिजेरियन सेक्शन स्कार प्रेगनेंसी के साथ आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि उसमें भी बाकी सब कुछ यही होगा लेकिन सर्वाइकल केनाल उसमें एम्प्टी होगी, वन थिंग। और जो लेवल है जहां पर सैक पड़ा हुआ होगा वो एट द लेवल ऑफ इंटरनल ऑस हो सकता है, या जैसे यहाँ उन्होंने नियर लोअर सेगमेंट लिख दी है। ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो मैम, ये बहुत या अच्छा ना समझ आए या आ ना गया, याद हो ना थैंक तो यू। बता दीजिएगा ताकि फिर हम उसको बार बार रिपीट कर लें, आपको समझ याद हो जाए। ठीक है, इंसिडेंस क्या है जी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है 11/1000। ठीक है, और ये ड्यूहर्ट्ज में लिखा हुआ है।
मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है कि विद मेथोट्रेक्सेट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एक्सेप्ट। हीमोपेरिटोनियम है अगर टीवीएस के ऊपर तो फिर हम नहीं करेंगे। वैसे यहाँ पर सिग्निफिकेंट हीमोपेरिटोनियम होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ थोड़ा बहुत अगर हीमोपेरिटोनियम है या कुछ हमें उन्होंने वर्ड जो यूज किया हुआ है ना बेसिकली वो सिग्निफिकेंट यूज किया हुआ है, ठीक है, ये भी ठीक है। हीमोपेरिटोनियम है टीवीएस के ऊपर तो हमने नहीं करना। नेक्स्ट है कि जी सीवियर डिसफंक्शन है, नहीं देना। वुमेन ऑन करंट स्टेरॉइड थेरेपी है तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है। और एक्टोपिक मास लेस देन 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, mm नहीं, 35 mm है और 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये तो इंडिकेशन है ना, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो ये एक्सेप्ट में आ जाएगा। प्रेजेंस ऑफ कार्डियक एक्टिविटी इन एक्टोपिक सैक, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। बाकी जी 32 है कि जी व्हाट इज अच्छा चलें क्विकली जरा रिवाइज कर दें मेडिकल मैनेजमेंट का क्राइटेरिया ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मैम सेक जो है ना वो लेस देन 3.5 सेंटीमीटर और बीटा HCG 1500 to 5000 तक बिटवीन लेवल हो, वाइटली स्टेबल हो, हीमोपेरिटोनियम हमें नहीं मिले, और यही चीजें हैं। 1500 से कम आपने बताया बीटा HCG, 35 mm या 3.5 सेंटीमीटर से कम आपने सैक साइज बताया, नो कार्डियक एक्टिविटी, नो हीमोपेरिटोनियम, पेशेंट वाइटली स्टेबल, पेशेंट कैन कम ऑन फॉलो अप, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ क्राइटेरिया, क्योंकि अगर वो फॉलो अप के लिए नहीं आ सकती तो दिस आप उसको मेथोट्रेक्सेट नहीं दे सकते, ठीक है। 32, थैंक यू। what is considered as current diagnostic tool of choice for ectopic pregnancy? तो डायग्नोस्टिक टूल कौन सा है जी? करंट ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड और पेशेंट डायग्नोज्ड विद मोलर प्रेगनेंसी had evacuation from a private clinic 15 days back, now came with abdominal distension and continuous PV bleeding. She is markedly pale. डायग्नोसिस क्या है जी? हाँ जी, हाँ जी, हमने पढ़ा है कि, दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ कि पेशेंट डायग्नोज्ड है मोलर प्रेगनेंसी के साथ, इवैक्यूएशन हुई उसकी प्राइवेट क्लिनिक पे, और अब वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन और कॉन्टिन्यूस पीवी ब्लीडिंग के साथ आई है और मार्क्डली पेल है। क्या डायग्नोसिस होगा? कोरियोकार्सिनोमा होगा, इन्वेसिव मोल होगा, इंट्रापेरिटोनियल हैमरेज होगा, मोलर प्रेगनेंसी होगा, क्या होगा? मैम कोरियोकार्सिनोमा होना चाहिए ना, या इन्वेसिव? ओके, मैं आपको दो एक दफा पैराग्राफ, एवोकेशन तो हो चुकी है फिर से। हाँ वैक्यूएशन हो चुकी है, पेशेंट इंट्रापेल पेल है और एब्डोमिनल डिस्टेंशन है। मैं आपको दो पैराग्राफ सुनाती हूँ शॉज से, उनको जरा गौर से सुनना है आपने। शॉज का पेज नंबर किसी के पास है तो बेशक खोल लें। ये शॉज वो वाली है, वो जो एक ये 4th एडिशन वाली शॉज है, ठीक है। ये वो वाली जो आप लोग इंडियन शॉज उठाए फिर रहे हैं ना, जो 16वां एडिशन और इस तरह का, वो वाली नहीं है ये, ठीक है। ये 655 पेज नंबर है। इस पे लिखा हुआ है इन्वेसिव मोल और एक कोरियोकार्सिनोमा का पैराग्राफ है। जरा इन्वेसिव मोल को हम पढ़ते हैं। इन्वेसिव मोल्स आर यूजुअली डायग्नोज्ड because serial urine or serum HCG measurements reveal a stable or rising HCG level in weeks after molar evacuation, ठीक है। एक तो पता चलता है कि जी ये बढ़ रहा है HCG या स्टेबल रह रहा है, और मोलर इवैक्यूएशन के बाद तो हम उसको डायग्नोज करते हैं, हमें पता चल जाता है कि जी यहाँ पर इन्वेसिव मोल है। पेशेंट्स में कंप्लेन ऑफ परसिस्टेंट वजाइनल ब्लीडिंग एंड लोअर एब्डोमिनल पेन या स्वेलिंग।
This may occur as a result of hemorrhage from leaking tumor-induced vasculature as the trophoblast invades through the myometrium, or because of vulval, vaginal या intra-abdominal metastasis. Tumor may also involve other pelvic structures, including the bladder and rectum, producing hematuria and rectal bleeding, respectively. Enlarging pulmonary metastasis या tumor emboli growing in the pulmonary arteries can contribute to the life-threatening respiratory complications, and the risk of these complications is clearly higher in patients where the initial diagnosis of molar pregnancy was missed and who are not therefore on HCG follow-up. यानी कि अर्ली आपके पास आ जाता है, प्रेजेंट कर जाता है मोलर प्रेगनेंसी के बाद, और आपको पता चल जाएगा. और इन्वेसिव मोल जो है ना वो हमेशा हमेशा मोलर प्रेगनेंसी के बाद ही बनता है, ठीक है. ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद नहीं बनता, लेकिन कोरियोकार्सिनोमा जो है वो किसी के बाद भी बन सकता है, एबॉर्शन के बाद भी बन सकता है, वो टर्म प्रेगनेंसी के बाद भी बन सकता है, और मोलर के बाद तो बन ही सकता है. अभी थोड़ी देर पहले जब हमने उसका सारा स्कोरिंग किया था कोरियोकार्सिनोमा में, तो हमने तीनों चीजों को पढ़ा था. लेकिन जो इन्वेसिव मोल है वो मोलर प्रेगनेंसी के बाद बनता है और अर्ली प्रेजेंट करता है. क्या होगा, इन्वेसिव है ना, इन्वेड कर रहा है, तो इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग भी हो जाएगी इसमें. और इसी तरह से जो जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने पिक्चर दी है, सेम उन्होंने भी यही लिखा है कि इसी तरह से पीवी ब्लीडिंग के साथ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ प्रेजेंट कर सकता है ये पेशेंट, और विद इन वीक्स प्रेजेंट कर सकता है. नंबर 2 पे है कोरियोकार्सिनोमा. तो कोरियोकार्सिनोमा कैन प्रेजेंट आफ्टर एनी फॉर्म ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, वो किसी भी प्रेगनेंसी के बाद आ सकता है, बट मोस्ट कॉमनली अकर्स आफ्टर कंप्लीट मोल. Histological proof of choriocarcinoma is not usually obtained after a complete mole because of the risk of fatal hemorrhage caused by biopsy. And इसलिए हम इसकी histological confirmation नहीं करते. So it is impossible to distinguish from an invasive mole. Choriocarcinoma following a normal pregnancy या non-molar abortion usually presents within 1 year of delivery. ठीक है, तो वो तकरीबन अगर molar pregnancy नहीं है तो वो 1 साल भी ले लेता है अपने आप को प्रेजेंट करने में, और कभी कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि 17 साल बाद भी प्रेजेंट किया है. एंड द फीचर्स में सिमिलर टू हेरेडिटिफॉर्म मोल, जिसमें वजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन और पेल्विक मैस के साथ पेशेंट आती है. 1/3 of all choriocarcinomas present without pelvic symptoms but have symptoms from the distant metastasis. And lives can be saved by remembering to include choriocarcinoma in the differential diagnosis of metastatic malignancy. लिवर में है, लंग में है, ब्रेन में है, तो आपने ये भी सोचना है कि ये चाइल्ड बेयरिंग एज है तो कोरियोकार्सिनोमा भी हो सकता है. ठीक हो गया. ओके, तो दिस इज अबाउट, ठीक है. तो ये जो आपके सामने प्रेजेंटेशन है ये वाला इस सिनेरियो की, ये टिपिकल प्रेजेंटेशन है जो कि कोरियो इन्वेसिव मोल में होती है. ठीक है, अब हमने क्या याद किया कि इन्वेसिव मोल एक तो सिर्फ मोलर प्रेगनेंसी के बाद होता है, कोरियोकार्सिनोमा कभी भी हो सकता है. इन्वेसिव मोल जल्दी प्रेजेंट करता है, कोरियोकार्सिनोमा टाइम ले सकता है प्रेजेंट करते हुए. और इन्वेसिव मोल में एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है, ब्लीडिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है. और जो कोरियोकार्सिनोमा वाला पेशेंट है वो वजाइनल ब्लीडिंग के साथ, एब्डोमिनल पेन के साथ और पेल्विक मैस के साथ प्रेजेंट कर सकता है. तो दिस इज अ केस ऑफ इन्वेसिव मोल. 34 है कि जी पेशेंट came at 6 weeks of gestation and she had history of first trimester miscarriage. On investigation anticardiolipin antibody जो है वो IgG नेगेटिव है, IgM वीक पॉजिटिव है और एंटी हाइपरवेनम नेगेटिव है. व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट प्रेगनेंसी. तो 6 वीक्स है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज है, तो हमने कुछ भी नहीं करना, हमने उसको फॉलिक एसिड होता तो हम वो दे देते, अदरवाइज हमने और कुछ नहीं करना. A lady with gestational trophoblastic neoplasma neoplasia wants to conceive after chemotherapy. When should it be best for her? तो क्या है जी, लेडी है gestational trophoblastic neoplasia के साथ और वो कंसीव करना चाहती है केमोथेरेपी के बाद, तो कब कंसीव करे. कंसीव आफ्टर कंप्लीट फॉलो अप नहीं, 12 months कीमोथेरेपी के 12 महीने के बाद, साल कम से कम 1 साल 12 महीने के बाद.
हाँ 12 महीने के बाद, बिल्कुल ठीक है ना। 1 साल उसने कॉन्ट्रासेप्शन करनी है। फॉलो अप तो जल्दी भी कंप्लीट, फॉलो अप कंप्लीट होने के बाद नहीं, 1 साल के बाद, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली प्री डिस्पोज टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जो गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज नियोप्लेजिया डेवलप हो जाता है, उसका फॉलो अप कब कंप्लीट होता है? नियोप्लेजिया का फॉलो अप कब कंप्लीट होता है? फॉलो अप ये शॉर्ट्स अगर किसी के पास 4th एडिशन वाली है तो उसका पेज नंबर 660 है, उसके ऊपर इसका फॉलो अप दिया हुआ है कि पहले साल के, ये लाइफ लॉन्ग फॉलो अप होता है इसका फॉलो अप जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। आपने इसलिए 1 साल के बाद उसको आप कंसीव करवा सकते हैं। तो साल फर्स्ट ईयर में हमने किस तरह से करना है, पहले जो 6 महीने हैं हम उसको वीकली 1 to 6 केमोथेरेपी 1 to 6 वीक ऑफ केमोथेरेपी, और उसका यूरिन के हफ्ते हम वीकली उसको यूरिन करते हैं और ब्लड भी वीकली करेंगे, ठीक है, बीटा ICG चेक करेंगे। और उसके बाद फिर 2 से 6 मंथ्स वीकली करेंगे दोनों चीजें। अच्छा, बस ये 6 मंथ्स के बाद हमने फिर ब्लड में कुछ नहीं करना, सीरम में हमने कुछ नहीं करना, फिर हमने सिर्फ उसका यूरिन में ही हम उसका चेक करते रहेंगे 6 मंथ्स के बाद, ठीक है। आप अगर इसको सिंपली याद करना चाहें तो आपने इसको ऐसे याद करना है कि फर्स्ट मंथ में हम उसका वीकली करेंगे, और फिर सेकंड से लेके, या फिर फर्स्ट 2 मंथ्स में हम उसका वीकली करेंगे, और फिर 2 to 6 मंथ्स में हम उसका 2 वीकली करेंगे, और फिर 7 to 12 मंथ्स में हम उसका 2 वीकली यूरिन करेंगे सिर्फ, ठीक है। और जो सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर इसके आगे फिर यहाँ से आसान याद करना आसान है कि आपने सेकंड ईयर में 4 वीकली यानी कि मंथली उसका करना है। जब दूसरा साल होगा तो हम मंथली करेंगे, जब तीसरा साल होगा तो हम 2 मंथली करेंगे, और जब चौथा साल होगा तो हम 3 मंथली करेंगे, जब 5वां साल होगा तो हम 4 मंथली करेंगे, और फिर 5वें साल के बाद हम उसका 6 मंथली करेंगे, ठीक है। और फिर हम करते चले जाएंगे इसका तो इसलिए इसका फॉलो अप कभी कंप्लीट नहीं होगा, हमने इसको साल बाद इसको कंसीव करवा सकते हैं कीमोथेरेपी के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली predisposed to ectopic, which of the following most likely predisposed to the ectopic pregnancy। तो कौन सा है जी इसमें भी बहुत ज्यादा डिबेट हुई थी कि EBM में और बहुत सारी जगहों पे जो है ना वो प्रीवियस ट्यूबल अबॉर्शंस और ये सारी चीजें भी लिखी हुई हैं, ट्यूबल सर्जरी या प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर खैर ये है ही नहीं ये वाली ऑप्शन, तो इसलिए हमारे लिए आसानी है चूज करना। तो हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ही सबसे ज्यादा है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का भी लिखा हुआ है किसी जगह पर, बल्कि शॉज में ही लिखा हुआ है कि एक एपिसोड के बाद कितना होता है और 2 एपिसोड के बाद कितना होता है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ। अगर एक एपिसोड हुई है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की तो 13% चांस है, अगर 2 एपिसोड हुई है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की तो 35% चांस है, और अगर 3 एपिसोड हुई है तो 79% चांस है, ठीक है। ये रिपीट करें, 13%, देन एक एपिसोड के बाद 13% चांस है, 2 एपिसोड्स ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी के बाद 35% है, और 3 एपिसोड के बाद 79%। 13, 35 और 79, ठीक है। और ये पेज नंबर है शॉस का 364। Patient with 8 weeks of